हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग वाराणसी सेंटर। और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है केमिस्ट्री की पाठशाला में, है कि नहीं। देखो यार, कितना अच्छा तुम लोग के लिए सीरीज बनाए केमिस्ट्री की पाठशाला। इसमें जो है सो पढ़ा जाएगा। अब देखो, पिछले जो इसके पहले का लेक्चर हमारा क्या था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था ना। ठीक है, उस पर देखो जो भी चीज़ें थी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था और आसान भी था, कोई दिक्कत नहीं था। कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी। अच्छा, मैंने उसमें एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा था यार, याद है कि नहीं। मैंने पूछा था कि जो हाई एल्टीट्यूड जैसे माउंट एवरेस्ट ये सब होगा, वहाँ पे पेड़ पौधे क्यों नहीं मिलते, पूछा था। उसका आंसर तो कोई बताया ही नहीं यार, कि बताओ, कमेंट भी नहीं किए कि हाँ सर ये होगा। यार तुम लोग इंसान हो कि जानवर हो, आए बैलट हो का एकदम। कम से कम कुछ तो बताया करो, क्योंकि गूगल है यार, उस पर सर्च मारे होते कि हाँ ऐसा क्यों होता है। लेकिन नहीं, तुम लोग गूगल पे जाके सर्च मारोगे, क्या मारोगे तो तुम ही लोग जानते हो, है कि नहीं। सही बात है ना। बट नहीं, तुम लोग पढ़ाई लिखाई की दुनियादारी का हर एक चीज सर्च मार लोगे गूगल पे, गूगल बाबा तो सब बताएगा। लेकिन पढ़ाई का नहीं मारोगे यार। पढ़ाई का मारोगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगा तुम्हें, है कि नहीं। पढ़ाई का तो मारना नहीं है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, रील्स, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। अरे यार, ज़्यादा देखो समय बर्बाद इस चीज़ों पे ना करो, इन सब चीज़ों पे, ठीक है ना। जो तुम्हारा रील्स हो गया, जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे दिन भर लगे रहते हो ना, तो ऐसा ना करो भैया, वो समय खाता है। अच्छा देखो, सबसे बड़ी दिक्कत ना कि रील्स हम स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, उसमें अब सोचेंगे कि चलो ठीक है, अच्छा पढ़ रहे हैं, माइंड फ्रेश करेंगे, अच्छा 5 मिनट भी देख लेते हैं। स्क्रॉल कर रहे हैं, वो 5 मिनट 1 घंटे में कब कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं चलता। 5 मिनट भी माइंड फ्रेश करने गए थे ना वहाँ पे, रील्स देख रहे थे, लेकिन वो 5 मिनट 1 घंटे में कब कन्वर्ट हो गया क्या पता चला, नहीं पता चला। तो यार देखो, ये जो फेसबुक हो गया, इंस्टा, ये तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम। ये नहीं कर रहा हूँ कि सबके लिए, मैं तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ, जो भी पढ़ रहे हैं, जो 11 12 में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए बात करूँ। उनका देखो टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। तुम्हारा जो टाइम है बहुत ज़्यादा कीमत है उसकी, क्योंकि अगर टाइम बीत गया एक बार ना बेटा, तो फिर समझ लो कि ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो इसी वजह से ज़्यादा समय अपना फेसबुक इंस्टा पे इन सब पे ज़्यादा समय मत खराब करो, वेस्ट मत करो। अपना टाइम वेस्ट की जगह इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि यार इंस्टाग्राम फेसबुक के अलावा तुम यूट्यूब, जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पर भी पढ़ाई होता है। लेकिन नहीं, तुम पढ़ाई क्या करोगे, तुम वेब सीरीज देखोगे, तुम रील्स देखोगे, तुम पता नहीं क्या क्या देखोगे। अब तो बता नहीं सकते क्या क्या देखोगे, ठीक है। लेकिन देखो, वेस्ट ऑफ टाइम ना करो भैया, इन्वेस्ट करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे देखो तभी आगे जाके कुछ होगा। अभी ऐसे ठीक है, तुमको लग रहा है कितना गोल्डन लाइफ है, कितना गोल्डन समय है, लेकिन यही गोल्डन समय आगे आगे जाके ना नर्क बन जाएगा बिल्कुल। ये चीज़ समझ लीजिए। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर आपसे जो बड़े हैं ना, जो ग्रेजुएशन पास हो गए, आप पीजी कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया ना, उनसे पूछिए क्या हो रहा है, क्या कंडीशन है इस समय उनकी। अगर जो अच्छे से पढ़े लिखे हैं उनको देखो कोई दिक्कत नहीं, जो अच्छे पोस्ट पे है। लेकिन जो नॉर्मली पढ़े लिखे, तो उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, अगर मैं उस समय पढ़ लिया होता तो क्या होता। और देखो, वो समय तुम्हारा अभी चल रहा है, तो अभी समय बर्बाद ना करो, पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए ठीक है। तो अपने हम लोग केमिस्ट्री की पाठशाला में आज क्या पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर, ठीक है। देखो, क्वांटम नंबर बहुत अच्छी चीज है, बहुत आसान भी चीज, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट है। अभी देखो, हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में था, और क्वांटम नंबर भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक पार्ट है ये तुम्हारा। और क्वांटम नंबर देखो ना, क्या होता है क्वांटम नंबर, बेसिकली किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पूरे कथा के बारे में बताया, मतलब उसके पूरा जानकारी दे देगा तुम्हें, पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देगा कि कहाँ पे है, कैसे है, कितनी एनर्जी है, किस ऑर्बिट में है, कैसे रिवॉल्व कर रहा है, सारी चीजें ये बता देगा। मतलब किसी एटम के इलेक्ट्रॉन का पूरा ये क्या करेगा, जितना भी चीजें हैं सब कुछ तुम्हारे सामने उसका खोल के रख देगा, कच्चा चिट्ठा। अरे यार गलत मत समझो, कच्चा चिट्ठा खोल के रख देगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो आ जाओ। ऐसे 4 तरह के हमारे पास क्वांटम नंबर होते हैं, वो चारों पढ़ेंगे यहीं पे। तो देखो, क्वांटम नंबर क्या है, द सेट ऑफ 4 नंबर रिक्वायर्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। मतलब किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के पूरे नक्षत्र के बारे में बताने को जो वैल्यू यूज करते हैं, जो प्रोसेस यूज करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं बच्चा हमारे पास, ठीक है। जिसको हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा बात करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या बताता है,
इट डिफाइन द साइज एंड एनर्जी ऑफ सेल और ऑर्बिट। ये किसी भी एटम के साइज या उसकी एनर्जी के बारे में डिफाइन करता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो कैसे डिफाइन करता है, तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, याद भी होगा। जैसे देखो ये हो गया न्यूक्लियस हमारा, तो हम लोग सेल बनाते हैं ना, ये हो गया सेल, ये हो गया के सेल, ये हो गया एल सेल, ये हो गया एम सेल। इसके आगे जाएंगे तो एन सेल। इसके लिए एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4। मतलब हर एक वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम की हर एक वैल्यू एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे एटम की साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब जैसे कोई बोल दे कि ठीक है बताओ साइज का ऑर्डर बताओ, तो याद रखना सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, n इक्वल टू 1 पे। इसका सबसे देखो इसका रेडियस सबसे कम है ना, तो साइज सबसे कम। उसके बाद उससे ज्यादा किसका होगा, n इक्वल टू, सबसे ज्यादा किसका होगा, n इक्वल टू 4 पे। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साइज बढ़ता चला जाएगा। तो n1 फिर इस n इक्वल टू 2 का उससे ज्यादा होगा, फिर n इक्वल टू 3 का उससे ज्यादा होगा, n इक्वल टू 4 का उससे ज्यादा होगा, डॉट डॉट डॉट, ये n तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये होगा साइज का ऑर्डर। अच्छा अब इसी में आता है एनर्जी कैसे बताएगा, तो एनर्जी अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है। अब कई बार क्या होता है ना बच्चा, अब जैसे हमने बता दिया कि ठीक है के सेल एल से मतलब सेल हो गया हमारे पास, तो याद रखना कि हमारे पास जैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s 2s 2p 3s 3p 4s डॉट डॉट, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें कई बार पूछता है कि बताओ n की वैल्यू क्या होगा, तो याद रखना इस कॉन्फ़िगरेशन में जो आगे ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, न्यूमेरिक डिजिट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, पूछ दिया कि बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, तो जो आगे न्यूमेरिक डिजिट है उसी को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है। अब बात आती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेल में कितने हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसी में बात कर लेते हैं, ये भी लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth सेल। nth सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, तो कितने होंगे बच्चा, 2n स्क्वायर। कितने होंगे, 2n स्क्वायर से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो n की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n स्क्वायर से 2 इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 2 है तो कितने होंगे, 2 का स्क्वायर 4 टू जा 8 इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 3 है तो कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 4 है तो कितने हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो जाएंगे। इसमें भी एक पॉइंट याद रखने वाली बात है बच्चा कि कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसके पास 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। नो एनी सेल कंटेन मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नो एनी सेल हैव मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारे पास, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसी में बात करेंगे, इसी में बात करेंगे कि नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन अ गिवन सेल। इक्वल टू n, किसी भी सेल में कितने सब सेल होगा वो किसके इक्वल होगा, n के। अब जैसे मान लो n की वैल्यू 1 है,
यहां पे मैंने सेल लिख दिया, ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया सब सेल। तो मान लो n की वैल्यू 1 है तो कितने सब सेल होंगे, एक सब सेल होंगे उसमें, ठीक है, जो कि क्या होगा वो s सब सेल। n की वैल्यू अगर 2 हुआ तो उसमें कितने सब सेल, दो सब सेल, कौन कौन सा, s एंड p सब सेल आएगा, ठीक है। अगर n की वैल्यू 3 हो गया तो कितने सब सेल, तीन सब सेल, s p एंड d सब सेल। अगर n की वैल्यू 4 हुआ तो कितने सब सेल बच्चा, 4 सब सेल, s p d एंड f सब सेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, किसी भी सेल के अंदर कितने सब सेल है, तो जितना सेल होगा उतने ही उसके अंदर सब सेल होंगे। अगर 3 सेल है तो 3 सब सेल, 4 सेल है तो 4 सब सेल, दूसरा सेल है तो दो सब सेल, और पहला सेल है तो एक सब सेल, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सेल और सब सेल पता कर लेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है देखो एजीमिथल क्वांटम नंबर, या इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इसमें है क्या कि एजीमिथल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये क्या बताता है बेसिकली, शेप एंड एनर्जी ऑफ सबसेल बताएगा। तो कोई लिखा हुआ है, दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द शेप एंड एनर्जी ऑफ सबसेल, ठीक है, ईच वैल्यू ऑफ एल रिप्रेजेंट अ सबसेल। याद रखना कि हर मतलब कि एजीमिथल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, शेप एंड एनर्जी ऑफ सबसेल बताएगा, ठीक है। तो अब जैसे देखो हर एक सबसेल के लिए एल की वैल्यू अलग अलग होता है, पहले एल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो याद रखना एल इक्वल टू क्या होता है, एम एल इक्वल टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। एन माइनस वन से लेके कहां तक, जीरो तक होता है, एन माइनस वन से लेके जीरो तक इसकी वैल्यू होगा, ठीक है। और हर एक सबसेल के लिए एल की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे आप लिखा हुआ ना, ईच वैल्यू ऑफ एल रिप्रेजेंट अ सबसेल, एल की हर एक वैल्यू एक सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पे एल और यहां पे सबसेल, ठीक है। तो याद रखना एल की वैल्यू जीरो किसके लिए होगा, एस सबसेल के लिए, वन किसके लिए होगा, पी सबसेल के लिए, टू किसके लिए होगा, डी सबसेल के लिए, और थ्री किसके लिए होगा, एफ सबसेल के लिए। इसको याद रखना, एल की वैल्यू एस सबसेल के लिए जीरो, पी के लिए वन, डी के लिए टू और एफ के लिए थ्री होगा, इस चीज को भूलना नहीं, ठीक है। अब देखो, अब यहीं पे बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसी में हम लोग क्या बात करेंगे, देखो ये तो सबसेल के लिए हो गया हमारे पास, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे इसी में, देखो कि अब हमारे पास अगर सबसेल आ गया तो सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे बेसिकली सबसेल में ऑर्बिटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे भी हमें मिलेगा, ठीक है। तो चलो आगे ही देख लेंगे, यहां बेसिकली बात कर लेते हैं शेप ऑफ सबसेल की बात करते हैं, ठीक है, छोड़िए इसको, ये पे हम क्या बात करेंगे, शेप ऑफ सबसेल। हेडिंग के तौर पे रहेगा हमारे पास शेप ऑफ सबसेल। तो शेप ऑफ सबसेल में सबसे पहले बात करेंगे बच्चा एस सबसेल के लिए, बस यहां पे शेप की बात करेंगे, ठीक है। तो याद रखना एस सबसेल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, कैसा होगा, स्फेरिकल, ठीक है। पी सबसेल का कैसा होगा, डंबल शेप, ठीक है। एफ सबसेल के लिए कैसा होगा, डबल डंबल, ठीक है, अरे सॉरी करे एफ सबसेल,
डी सबसेल के लिए। और एफ सबसेल का शेप डिटरमाइन नहीं है, एफ सबसेल का जो शेप होता है वो हाईली डिफ्यूज होता है। क्या होता है? हाईली डिफ्यूज, तो उसका डिटरमाइन नहीं। तो एस सबसेल का स्फेयर हो गया, स्फेरिकल, इसका हो जाएगा डंबल शेप, और इसका हो जाएगा डबल डंबल शेप। ठीक है, ये शेप ऑफ सबसेल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़िया, इस चीज को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब बात करते हैं एनर्जी, क्योंकि हमें एन जो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमिथल क्वांटम नंबर, एनर्जी भी तो बताता है ना हमें, है कि नहीं? क्या बताता है? एनर्जी भी बताता है, तो हम लोग वो भी बात करते हैं। तो देखो, एनर्जी ऑफ सेल की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? एन प्लस एल रूल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चा? एन प्लस एल रूल। इसका का नाम क्या है कि हायर वैल्यू ऑफ एन प्लस एल रिप्रेजेंट हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, एन प्लस एल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी लेवल भी ज्यादा होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूं थोड़ा सा। जैसे एग्जांपल मान लो कि हमारे पास एन की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू 2 है। ठीक है, मान लो ये हो गया। बी हमें दिया हुआ है कि एन की वैल्यू तुम्हारे पास 4 है और एल की वैल्यू क्या है? 0 है। सी हमें दे दिया कि एन की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 1 है। तो इसको बताओ एनर्जी लेवल के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहां पे एन प्लस एल निकालेंगे, तो एन प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसके लिए कितना हो जाएगा? 4, और इसके लिए कितना हो जाएगा? 3। तो ये बताओ एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका एन प्लस एल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो किसका है? ए का, फिर किसका है? बी का, फिर किसका है? सी का। क्लियर है? इस तरीके से। अच्छा, इसी में देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ वैल्यू ऑफ n plus l is same for two subcell, then higher value of n represent हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, अगर दो सब सेल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गया तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी लेवल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझो। जैसे मैंने बोल दिया a है हमारे पास कि n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है। b हमने बोल दिया कि n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है। ठीक है, c हमने बोल दिया कि n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 1 है। और d हमने बोल दिया कि n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 0 है। ये हमने बोल दिया। तो अब देखो n प्लस एल अगर रूल अप्लाई करते हैं तो 2 प्लस 1 3 आएगा, 3 प्लस 0 3 आएगा, 4 प्लस 1 5 आएगा, 5 प्लस 0 5 आएगा। अब ये बताओ n प्लस एल रूल जब हमने अप्लाई किया तो इन दोनों का 3 और इन दोनों का 5, तो पहले n प्लस एल में इन दोनों का वैल्यू ज्यादा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगा, है कि नहीं? अब बात ये आती है कि इन दोनों में एनर्जी किसका ज्यादा होगा। क्योंकि इन दोनों में n प्लस एल की वैल्यू ठीक है, इन दोनों का ज्यादा है 5 है, लेकिन इन दोनों का सेम भी तो है ना। अब मैंने क्या बोला कि अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गया दो सब सेल के लिए तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगा
उसकी एनर्जी लेवल भी ज्यादा होगा। तो ये बताओ इन दोनों में एन की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका ज्यादा है? डी का। किसका 5 है, यहाँ पे 4 है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? डी का। फिर किसका होगा? सी का। इन दोनों में बताओ, यहाँ पे n की वैल्यू 2, यहाँ पे n की वैल्यू 3, क्योंकि दोनों का n प्लस l सेम है, तो इसकी एनर्जी क्या होगा? ज्यादा और इसकी एनर्जी कम। तो फिर किसका आएगा? बी का, और फिर आएगा ए का। क्लियर है? पक्का? समझ में आया ना? चलो बहुत सही। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? एनर्जी लेवल कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट कर लेंगे? एनर्जी लेवल। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बात करेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब होता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन है, कैसे अरेंजमेंट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, देखो जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताया? साइज बताया। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताया? शेप और एनर्जी बताया। ठीक है, इसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा हमें? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अराउंड जो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कैसे हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या है, इट एक्सप्लेन द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलोंग द न्यूक्लियस इन 3D स्पेस, या 3 डायमेंशनल जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो चीज है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलेंगे। अब अच्छी आओ समझो, अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो याद रखना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इक्वल टू क्या होता है? -L2 + L। ठीक है, -L से लेके +L की जो वैल्यू होगा वहां से लेके वहां तक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और, ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट ऑर्बिटल। m की हर एक वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। अगर m की एक वैल्यू है तो वो भी ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा, 2 आएगा तो वो भी रिप्रेजेंट करेगा, 3 आएगा तो वो भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वो चीज। तो फिर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 + 1। अगर हमें पता करना हो कि ठीक है टोटल कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो सकते हैं, तो हम कैसे निकाल लेंगे? 12 + 1 से निकाल लेंगे। क्लियर है? देख लेते हैं हम लोग इसमें। देखो अब जैसे देखो, हमें पता है, मैंने पीछे बता चुका है कि मान लो ये सब सेल हो गया और ये L की वैल्यू हो गया। अब मैंने बताया कि S सब सेल के लिए L की वैल्यू क्या होता है? 0। P सब सेल के लिए क्या होता है? 1। D सब सेल के लिए क्या होगा? 2। P सब सेल के लिए 1, D सब सेल के लिए 2 और F सब सेल के लिए 3 होता है। ठीक है, तो अब हम M की वैल्यू पता करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे S सब सेल के लिए। किसके लिए बात करेंगे? S सब सेल। अब ये बताओ S सब सेल के लिए L की वैल्यू 0, तो M की वैल्यू क्या होगा? -L2 + L है ना। हमें पता है कि M इक्वल टू क्या है? -L2 + L इंक्लूडिंग 0, उसमें 0 इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। मतलब कि S सब सेल के पास सिर्फ एक ऑर्बिट होगा। कितने ऑर्बिट? एक, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे किससे? ये हो गया। ठीक है, ये S सब सेल के लिए। ये क्या हो गया? उसके नीचे जो हमने लिख दिया वो 0, वो क्या हो गया? उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे P सब सेल। तो अब ये बताओ P सब सेल के लिए L की वैल्यू 1 है ना, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 to +1। अब -1 to +1 का मतलब -1 0 +1 हो जाएगा। अच्छा, P सब सेल में मतलब कितने ऑर्बिटल आ गए? देखो 3 आ गए ना, तो P सब सेल में 3 ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल हो गए। याद रखना सेंटर हमेशा, जो सेंटर वाला ऑर्बिटल होगा वो हमेशा 0 होगा। फिर राइट में चलेंगे तो +-1, लेफ्ट में भी चलेंगे तो +-1। ये ऑर्डर फिक्स नहीं होता। अगर तुम राइट में प्लस लिए तो लेफ्ट में माइनस चलेगा, और अगर लेफ्ट में राइट में माइनस लिए तो लेफ्ट में प्लस चलेगा। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो P सब सेल के लिए कितने हो गए? 3 हो गए। इसके बाद हम किसके लिए बात करेंगे? D सब सेल।
तो डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितना है 2 है। अच्छा डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू 2 है, तो ये बताओ एम की वैल्यू क्या हो जाएगा -2 2 +2 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखो -2 -1 0 +1 +2 टोटल कितने हो गए 5 हो गए ना। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल वाले फॉर्मूले निकाल सकते हैं हम लोग 12 + 1 करके, तो 2 × 2 4 + 1 5 हो जाएगा। तो मतलब कि डी सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल, ये 5 हो गए। सेंटर वाला क्या रहेगा 0। अब राइट में चलेंगे +-1 +-2, लेफ्ट में +-1 +-2 वही है। अगर राइट में प्लस लिए तो लेफ्ट में माइनस, अगर राइट में माइनस लिए तो लेफ्ट में प्लस। ठीक है, ये ऑर्डर कोई फिक्स नहीं होता, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। आ जाओ एफ सबसेल की बात करते हैं। तो देखो एफ सबसेल की अगर बात करें तो एफ सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितना 3 है कि नहीं, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगा -3 to +3, मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 टोटल कितने हो गए 7 हो गए ना। तो मतलब एफ सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल 7 ऑर्बिटल। ठीक है, सेंटर वाला ऑर्बिटल क्या होगा 0, तो ये 0 हो गया। अब राइट में +-1 +-2 +-3, इधर भी +-1 +-2 और +-3। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा कि किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिट होंगे। ठीक है, यहां से हमें ऑर्बिट पता चला गया। अच्छा शेप मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया हुआ है कि किसी भी ऑर्बिट का मतलब किसी भी सबसेल का शेप कैसा होगा। अब सबसेल के अंदर ऑर्बिट आ गया, तो अब ऑर्बिट को हम लोग एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट की बात। किसकी बात करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। एक टर्म आता है हमारे पास जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं। तो देखो मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है √NN+2 बोहर मैग्नेट। क्या होता है बोहर मैग्नेट। ठीक है, पढ़े होगे बहुत बार यार। और एन क्या है तुम्हारा, एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की किसी भी एलिमेंट का जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो वहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके बोहर मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कितना होगा। क्लियर है, इस तरीके से है तुम्हारे पास। तो ये हमारा क्या था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था। क्या था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर है। अब एक चीज समझो, इसी में मैंने क्या बताया कि हमें पता है कि सबसेल के अंदर सेल पाया जा रहा है, उसी के अंदर पाया जा रहा है ना। तो अब जब सबसेल के अंदर सेल पाया जा रहा है तो अब सबसेल के अंदर जब ऑर्बिट पाया जा रहा है तो ऑर्बिट को भी तो हम लोग एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो ऑर्बिट को एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस सबसेल। किसकी बात करेंगे एस सबसेल की बात करेंगे। एस सबसेल, ये बताओ एस सबसेल का शेप कैसा होता है स्फेरिकल होता है कि नहीं। तो एस सबसेल का शेप स्फेरिकल होता है तो उसमें कोई एक्सिस नहीं आएगा, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, और इसके पास एक ऑर्बिट होता है सिर्फ, इतने ऑर्बिट सिर्फ एक ही ऑर्बिट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का एक्सिस रिप्रेजेंटेशन देखो आएगा पी सबसेल से। कहां से आएगा पी सबसेल। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल, क्योंकि हमें पता है पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे 2l + 1 से 3 हो जाएंगे। तो 3 ऑर्बिटल है हमारे पास, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे px py pz। और हमें पता है कि पी सबसेल का शेप कैसा होता है डंबल शेप होता है। कैसा होता है डंबल शेप होता है ना भैया। तो डंबल शेप हो गया, तो इसको एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने का दिक्कत नहीं है, देखो एक्सिस रिप्रेजेंटेशन आराम से हो जाएगा। मान लो सबसे पहले हम बात करते हैं px का, तो ये x एक्सिस, तो ये हो गया। py की बात करेंगे, अब px का समझ गया तो py तो आसान है ही,
ये पी वाई जो कि वाई एक्सिस है, ठीक है। जेड एक्सिस की बात किया जाए तो भैया अब जेड एक्सिस आ जाएगा, लो जेड एक्सिस आ गया बीच में, ये क्या हो गया, ये जेड एक्सिस का हो गया, तो पी जेड हो गया। तो ये पी एक्स पी वाई पी जेड का देखो एक्सिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। कोई दिक्कत इसमें? बहुत बढ़िया, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए तुम लोग को, पढ़ोगे तब ना दिक्कत होगा, ठीक है। चलो फिर पढ़ाई करो और आगे देखो। पी सबसेल हो गया, एस सबसेल हो गया, अब हमारा क्या है, डी सबसेल। डी सबसेल, और डी सबसेल में हमें पता है कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। इसमें याद रखना डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस वाले को क्या बोलेंगे, डी जेड स्क्वायर। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। अब डी सबसेल का शेप कैसा होता है, डबल डंबल होता है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर में बताया मैंने, कैसा होता है, डबल डंबल होता है। तो अब इस डबल डंबल को हम क्या करेंगे, एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, तो हर एक को अलग अलग दिखाएंगे। देखो तो हम बात करेंगे पहले डी एक्स वाई का, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो याद रखना डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स तीनों का सेम बनता है, और तीनों का जो लोब्स होते हैं, जो ऑर्बिट, वो एक्सिस के बीच में होते हैं, ठीक है। किसके बीच में, एक्सिस के बीच में, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये किसका हो गया, डी एक्स वाई का। नेक्स्ट बनाते हैं डी वाई जेड का, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देखो बस एक्सिस चेंज हो रहा है, लेकिन बनने का तरीका सेम है तुम्हारा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर डी जेड एक्स का बनाएंगे, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, ये हो गया डी जेड एक्स का, इसका डी जेड एक्स। अभी देखो हमारे पास दो बचा हुआ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब कि एक्स और वाई के बीच में, मतलब वो अब ऑन एक्सिस बनेगा। कहां बनेगा, ऑन एक्सिस। देखो कैसे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करते हैं, ये किसका बन गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। डी जेड स्क्वायर का देखो, डी जेड स्क्वायर, ठीक है, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर का देखो ये बनेगा इस तरीके से, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसी के अराउंड रहता है, तो ये सर्कुलर पार्ट में हम लोग दिखा देते हैं। कैसे दिखा देंगे, सर्कुलर पार्ट में, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा क्या होगा, डी सब मतलब कि सबसेल का, सबसेल के ऑर्बिट का एक्सिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। हमसे पूछ भी देता है तो हम लोग इस तरीके से देखो बना देंगे। दिख रहा है पूरा, ठीक है, अच्छे से बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है। तो ये हो गया हमारा एक्सिस रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया बच्चा, एक्सिस रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे से पहले एक चीज और हम बात करेंगे इसमें, एक चीज इसमें और क्या बात करेंगे, एक चीज इसमें बात करेंगे कि इसी में हमसे पूछा जाता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है। क्या पूछा जाता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। तो हेडिंग पहले देख लो क्या है, क्या पूछा जाता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब समझो कि किसी भी सबसेल में जितने ऑर्बिटल होते हैं, अगर सारे ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल सेम हो तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। ध्यान समझो, डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब कि हमारे पास जो भी जितने किसी भी सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल है, अगर उन सारे ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। तो
energy of all orbital in a given subcell is same, called as degenerate ऑर्बिटल्स। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे। क्लियर है? तो डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है कि वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लेवल क्या हो, सेम हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, चलो अब देखो यहीं पे क्वेश्चन हमें पूछता है कि हमें क्वांटम नंबर देके पूछता है कि बताओ हम कैसे पता करेंगे कि डीजेनरेट ऑर्बिटल कौन सा है इसमें से। तो याद रखना डीजेनरेट ऑर्बिटल के लिए क्या होता है ना कि जितने भी सेट ऑफ क्वांटम नंबर है वो सब सेम होंगे, सिर्फ किसको छोड़कर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। ठीक है, ऑल सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज सेम एक्सेप्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो लिख देता हूं पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल, फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल all quantum number is same except magnetic quantum number ब्रैकेट में m। किसी मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल के लिए सारे क्वांटम नंबर सेम होने चाहिए, सिर्फ किसको छोड़कर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को छोड़कर। क्लियर है? पक्का? तो इस तरीके से हम क्या देख लेंगे? अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देख लेंगे, वैल्यू निकालना देख लेंगे। ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल हम वो देख लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है बच्चा? स्पिन का मतलब होता है रोटेशन। क्या होता है? रोटेशन। तो किसी भी ऑर्बिटल में जो रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्लियर है? रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट कॉल्ड एज स्पिन क्वांटम नंबर। देखो ये लिखा हुआ है, इट गिव द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है? डायरेक्शन देता है स्पिन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। याद रखना एस की सिर्फ दो वैल्यू हमारे पास होता है। एस की सिर्फ दो वैल्यू है, एक है +1/2 और एक है -1/2। +1/2 का मतलब वो क्लॉकवाइज करेगा और -1/2 का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका मतलब कि जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड होगा। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। अपवर्ड रहा तो +1/2, डाउनवर्ड रहा तो -1/2। और याद रखना कि s की वैल्यू अगर कोई भी दिया है तो वो सही ही रहेगा, बस +1/2 या तो -1/2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन का मतलब रोटेशन, घूमर घूमर जो होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल्स। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है 4f ऑर्बिटल्स में, तो उसके लिए कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर से मतलब सही होगा इसमें से? तो ऑप्शन छोड़ो, हम निकाल लेते हैं। क्या बोला है? बोला है हमें 4f सबसेल। तो 4f सबसेल में ये बताओ जो आगे डिजिट होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n की वैल्यू हो गया 4। और ये बताओ f सबसेल के लिए l की वैल्यू कितना होता है? अभी पीछे बताएं कितना होता है? 3 होता है। तो l की वैल्यू कितना हो गया? 3। जब हमें l की वैल्यू मिल गया 3 होता है, तो ये बताओ m इक्वल टू क्या होता है? -L2 + L। यही होता है ना? मतलब क्या क्या हो सकता है? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। मतलब इन सातों में से कोई भी एक वैल्यू रहेगा तो सही है m की वैल्यू। और s की वैल्यू हमें पता है या तो +1/2 या तो -1/2। तो s की वैल्यू क्या क्या हो सकता है? +1/2 या फिर
-1/2। तो आ जाओ देखते हैं इसमें ऑप्शन। n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, सही है। m की वैल्यू +1, s की वैल्यू +1/2, मतलब पहला तो सही है। ठीक है, भी और भी ऑप्शन देखते हैं। n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 4, क्या कभी सेम हो सकता है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि l इक्वल टू क्या होता है? n-1 होता है ना। तो हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमेशा l की वैल्यू कम होगा। और देखो यहाँ पे सेम दे दिया है, तो मतलब ये सही नहीं है। फिर n की वैल्यू 4 ठीक है, l की वैल्यू 3 ये भी ठीक है, लेकिन m की वैल्यू देखो +4 दे दिया। और m की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है? -l to +l हो सकता है ना। तो -3 से +3 के बीच में होना चाहिए, लेकिन +4, तो ये भी गलत है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। अभी तक पहला सही मिला है हमें। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, सही है। m की वैल्यू -2, ठीक है, और s की वैल्यू +1/2। अब देखो ये क्वांटम नंबर तो सही है, लेकिन ये 4f के लिए सही नहीं है, क्योंकि 4f के लिए n की वैल्यू कितना होगा? 4 होगा, और यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है, तो मतलब ये भी नहीं है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। समझ में आया? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द 4 क्वांटम नंबर फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ पोटेशियम। मतलब पोटेशियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, लास्ट ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके लिए चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या हो सकता है? तो पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखो पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? इसमें गया ना, 19th इलेक्ट्रॉन 4s1 में गया, तो 4s1 को साइड में रखेंगे। तो अब ये बताओ यहां पे n की वैल्यू कितना हो गया? 4। s के लिए, s सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या होता है? 0। याद रखना कि इस पर्टिकुलर सबसेल के लिए जब निकालते हैं ना, तो उस सबसेल देखते कौन सा है। ये n-1 करके l की वैल्यू नहीं निकालेंगे कभी। ठीक है, अब बात करते हैं m की वैल्यू। तो ये बताओ m की वैल्यू कहां से कहां तक? -l to +l। तो m की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि एक की वैल्यू ही है। s की वैल्यू, तो ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अपवर्ड होगा कि नहीं? उसका एरो ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वही है, तो उसका एरो अपवर्ड की तरफ। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगा? +1/2, ये हो जाएगा। समझ में आया? तो ये चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर होगा। तो देखो n की वैल्यू 4, यहां पे n की वैल्यू 3, ये तो खत्म। n की वैल्यू 4 ठीक है, l की वैल्यू 0, देखो n की वैल्यू 4 ठीक है, l की वैल्यू 0 ठीक है, m की वैल्यू -0। अब देखो -0 नहीं, यहाँ पे ये गलती से हो गया है। ठीक है, m की वैल्यू -0 नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है इसके लिए। ठीक है, तो m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू +1/2। तो देखो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू +1/2। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। नीचे भी देख लेते हैं, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0। अच्छा देखो ठीक है, चलो, मतलब वहां पे -0 लगा दिया है। ऐसे 0 के साथ प्लस माइनस क्या होता है? ठीक, अगर -0 लगा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, तो सही है यार, क्या हम भी कर रहे हैं, ये सही है, माइनस नहीं लगेगा कभी भी, सही है। तो देखो, तो ये हमारा क्या है? सही अभी तक। फिर n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू कितना है? 4, तो ये तो गड़बड़ है। n की वैल्यू 4 ठीक है, l की वैल्यू 2, l की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यहाँ पे l की वैल्यू 2, तो मतलब ये भी क्या है? गड़बड़ है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? बी वाला सही है। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखो, कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम Z इक्वल टू 24, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ L इक्वल टू 1 एंड L इक्वल टू 2। पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब क्रोमियम एटम है, तो उसमें पूछा कि L की वैल्यू 2 और L की वैल्यू 1 के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। याद रखना, कॉन्फ़िगरेशन करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब भी क्वांटम नंबर किसी एटम के लिए पूछा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वो तुम्हारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है कि हाँ करना है। तो क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24,
तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ठीक है। अब पूछा L की वैल्यू 1 और L की वैल्यू 2। ये बताओ L की वैल्यू 1 मतलब वो कौन सा हो गया, P सब सेल हो गया ना, और L की वैल्यू 2 होने का मतलब वो कौन हो गया, D सब सेल। अरे हाँ ना बोल भैया, यही ना होगा। अब ये बताओ P सब सेल कहां कहां पे है, एक P सब सेल यहां है, एक P सब सेल यहां है। तो इस P सब सेल में तो L की वैल्यू 1 पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे 2p6 प्लस 3p6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हुए 12। ठीक है। और L की वैल्यू 2 पे, L की वैल्यू 2 पे, ठीक है। तो L की वैल्यू 2 पे देखो, L की वैल्यू 2 कहां पे है, बस 3D के पास है ना, तो 3D 5, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5 हो गए। तो L की वैल्यू 1 पे देखो 12, और L की वैल्यू 2 पे कितने 5, तो 12 प्लस 5, कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। क्लियर है, ठीक, आगे बढ़ा जाए। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, इसका कॉन्फ़िगरेशन कई लोग ये करते हैं 4s2 3d4, अगर नॉर्मली सीरीज से करते तो लोग यही कर देंगे 4s2 3d4 होगा, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है, क्योंकि ये स्टेबल है, मतलब नॉन स्टेबल है या अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल है, और ये जो है कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है, स्टेबल है। ठीक है, चलिए बढ़िया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पूछा हुआ है, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल इज आर, मतलब कि ये सेट में से कौन सा पेयर है जो कि डीजेनरेट ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये बताओ, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया, डीजेनरेट ऑर्बिटल के लिए, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए मैंने क्या बोला, m की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, डीजेनरेट की देखो यहां पे ना यार, अच्छा करेक्ट सेम होगा। m की वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑल क्वांटम नंबर इज सेम, सिर्फ किसको छोड़कर, ऑल क्वांटम नंबर, सारे क्वांटम नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, सिर्फ किसको छोड़कर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। और n की वैल्यू हो गया, l की वैल्यू हो गया, s की वैल्यू, ये क्या होगा, सेम होगा फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो देखो पहले हम सीधे m की वैल्यू देखो देखते हैं, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, सेम है, मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो m की वैल्यू डिफरेंट है। अब देखते हैं n और l की वैल्यू, देखो n की वैल्यू सेम है, l की वैल्यू भी सेम है, s की वैल्यू भी सेम है, m की वैल्यू डिफरेंट है, और m की वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए, और n l s की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, मतलब ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। नीचे देखते हैं, तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू डिफरेंट है, l की वैल्यू सेम है, m की वैल्यू भी सेम है, मतलब ये क्या होगा, नहीं होगा। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली बी ऑप्शन। समझ में आया, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। बस याद रखना डीजेनरेट ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा, और n l और s की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे। क्लियर है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो ये देखो हमारा जो क्वांटम नंबर का एक सीरीज था वो खत्म हो गया, क्वांटम नंबर का सीरीज हमारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, इसमें जो भी हमारे पास आएंगे प्रिंसिपल आएंगे ऑर्बिटल फिलिंग इलेक्ट्रॉन में, जैसे अब बाउर रूल हो गया, हून्स लॉ ऑफ मल्टीप्लिसिटी हो गया, तो ये सब देखेंगे। तो यहां तक तो हमारा हो गया क्लियर, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी, पक्का। देखो जिसको भी दिक्कत है भैया वहां पे कमेंट कर दो कि हाँ सर मुझे यहाँ दिक्कत है,
तो वो तुम्हारा हो जाएगा डाउट क्लियर, ठीक है। और इस पे जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए उतना ही फायदा होगा। देखो मैं बार बार इसलिए कहता हूं ना कि केमिस्ट्री जब कोई पढ़ाता है समझाता है तो बहुत आसान लगता है, ऐसे लगता है कि अरे कितना आसान है, समझ में तो आ गया। अब उसके बाद दिक्कत क्या हो जाता है तुम लोग के साथ ना, कि तुम लोग करते क्या, उस समय तुम्हें आसान लगा, अब सोचते हो कि आसान तो ही, बाद में भी पढ़ेंगे तो आराम से हम कवर कर लेंगे। और यहीं पे तुम लोग सबसे बवंडर मिस्टेक करते हो। गलती क्या है, अरे भैया मैंने पढ़ाया, अब जितना मैंने पढ़ा है उसको तुमको रिवाइज करने में कितना समय लगेगा, 15 से 20 मिनट। तो 15 से 20 मिनट जाकर अगर रिवाइज कर लोगे तुम्हारा क्या होगा, जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा और तुम्हारा क्या होगा, वो अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम लोग तो केमिस्ट्री को हुआ समझे हो। भैया केमिस्ट्री को अगर हवा समझे तो तुम्हें उड़ा ले जाएगा, इसको याद रखना, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो ये हमारा समाप्त हुआ। तो आज की सेवा करते हैं हम लोग समाप्त, नेक्स्ट क्लास में मिला जाएगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए।